हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रिक्शन की इस सीरीज़ के अंदर, एनएलएम की सीरीज़ के अंदर फ्रिक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। और उसके रिगार्डिंग कुछ 2-3 सवाल भी हमने अच्छे देखे थे कि कैसे फ्रिक्शन अगर पिक्चर में आएगा तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन के ही केस में कुछ अच्छे क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। सारे अच्छे सवाल जितने भी फ्रिक्शन से रिलेटेड है वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाली जो प्रॉब्लम है उसके लिए अलग से एक वीडियो आएगी इस वीडियो के बाद। तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाली प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ इसमें कवर कर लेंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट के बेस पे कैसे अच्छे सवाल बन सकते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। यानी सिंगल ब्लॉक के रिगार्डिंग जितने भी सवाल हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए देखो सवाल मुझे क्या दिया है। क्वेश्चन मुझे दिया है एक 100 किलोग्राम ब्लॉक है यहाँ पे, इस तरीके से 100 किलोग्राम ब्लॉक है, एक सरफेस के ऊपर रखा है ऐसे। ठीक है, और एक फोर्स लगा है यहाँ पे इधर F, और ये एंगल मुझे दिया है, ये दिया है मुझे 30 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे मुझे दिया है 0.3, और सवाल में पूछा है कि फाइंड, इधर मैं लिख देता हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ F, फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल F। ये जो कैपिटल F है इसकी वैल्यू बतानी है सच डेट लोड इज यूनिफॉर्मली मूव। सही बात है, 100 किलोग्राम का ब्लॉक है, फ्रिक्शन मुझे दिया है 0.3, एक 30 डिग्री एंगल पे एक फोर्स लग रहा है कैपिटल F। तो मुझे इस कैपिटल F की वैल्यू बतानी है अगर ये लोड यूनिफॉर्मली तरीके से मूव कर रहा है। सही बात है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करोगे तो ट्राई भी कर सकते हो, एक बार ट्राई करके देखो इसको, फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मुझे दिया वैल्यू ऑफ सच दैट लोड इज यूनिफॉर्मली मूव। तो यूनिफॉर्मली मूव का क्या मतलब है? यूनिफॉर्मली मूव, यूनिफॉर्मली मूव का मतलब यह है कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ब्लॉक आगे मूव कर रहा है। किस स्पीड के साथ? कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो उस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है? वो 0 हो जाती है। अगर वेलोसिटी मेरे पास कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? एक्सेलरेशन मेरे पास हो जाता है 0। तो इसको अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ इसका, तो कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे 100 किलोग्राम, ये रहा 100 किलोग्राम ब्लॉक इस तरीके से, और ये मेरे पास है सरफेस, ये रही सरफेस। और इसके अगर मैं कंपोनेंट ब्रेक करता हूँ तो एंगल के साथ ब्रेक किस में होगा? F cos 30, और ऊपर किस में होगा? ये F sin 30, F cos 30 और F sin 30। नीचे mg लगेगा इधर 100 इंटू जी, और ऊपर आएगा ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल। ये सब पढ़ चुके हैं हम, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कैसे नॉर्मल लगाएंगे। और क्योंकि अप्लाइड फोर्स है इधर तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? म्यू इंटू एन। ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। अब क्योंकि इसने क्या बोला कि यूनिफॉर्मली मूव, तो एक्सेलरेशन से 0। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट फोर्स भी कितना होता है? वहाँ पे 0 होता है। नेट फोर्स भी कितना होता है? 0। तो यानी ये पूरा सिस्टम किस में है? एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन 0 है, कोई भी नेट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो अगर नेट फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ हॉरिजॉन्टल के केस में, हॉरिजॉन्टल के केस में बोल सकते हैं कि जो F cos 30 की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी? म्यू इंटू एन के बराबर होगी। भाई अगर आप यहाँ पे नेट फोर्स की इक्वेशन लिखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कैसे लिखोगे? नेट फोर्स कितना? F cos 30 और माइनस म्यू इंटू एन, यही है नेट फोर्स, इक्वल टू क्या लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 100, और क्योंकि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। तो वैल्यू कितनी बचेगी? F cos 30 इक्वल टू म्यू इंटू एन, ये बचेगी। इसको क्या बोल सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। तो ये कहानी किसके केस में? इक्वेशन नंबर 1, जब मैंने हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन रखा। 0 क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो नेट फोर्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। वर्टिकल केस में देखो, वर्टिकल में क्या लिखेंगे? n प्लस F sin 30 और माइनस 100g इक्वल टू 0। वर्टिकल केस में तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू किसके बराबर आएगी? n इक्वल टू आएगा 100g माइनस F sin 30। इसको अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो एक इक्वेशन मेरे पास हुई F cos 30 इक्वल टू म्यू इंटू एन, और दूसरी इक्वेशन n इक्वल टू 100g माइनस F sin 30। तो आप इसको नोट कर लो, इसके बाद मैं वहाँ पे इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे F की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए, सब बना लिया होगा आपने, ये मैं हटा देता हूँ सवाल यहाँ से।
चलिए हटा देते हैं इधर से। देखिए ऊपर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ इधर। तो देखिए दो इक्वेशन आई मेरे पास, एफ कॉस 30 म्यू इंटू एन और एन इक्वल टू 100g माइनस एफ साइन 30। एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे एफ की वैल्यू निकालनी है तो एन की वैल्यू को बराबर कर देते हैं, है ना। तो जैसे एन यहाँ पे कितना है 100g माइनस ये मेरे पास एफ साइन 30, 100g माइनस एफ साइन 30, और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा मेरे पास इस वैल्यू के, यानी एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी एफ कॉस 30 बाय म्यू, एफ कॉस 30 बाय म्यू। तो यहाँ से निकाल सकते हैं जी की वैल्यू 10 होती है 1000 माइनस एफ साइन 30 कितना होता है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 यहाँ पे हो जाएगा 1/2, सही बात है, इक्वल टू एफ यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 कितना होता है √3/2 और म्यू दिया है 0.3, पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ से, सही बात है। 2 से कितने टाइम कट होगा, ये 5 टाइम्स कट होगा, यहाँ पे कितनी बार कट हो जाएगा 5 टाइम्स। तो देखो वैल्यू क्या बचेगी 1000 माइनस f/2 इक्वल टू ये 5 टाइम्स, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5f √3 डिवाइड बाई 5f √3 डिवाइड बाई, और 3 को क्या लिख सकते हैं, और √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, एक से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से कितना बचेगा, ये 1000 माइनस f/2 इक्वल टू ये आएगा 5f डिवाइड बाय √3, ये आएगा। इसको इधर लेके आ सकते हैं, तो ये कितना आएगा 1000 इक्वल टू 5f बाय √3, 5f बाय √3 ये था मेरे पास 1000 1/2 f cos 30 कितना होता है √3/2 इंटू 0.3, पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना आएगा 10, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 √3/3 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर लाएंगे और प्लस कितना हो जाएगा f/2, ये वैल्यू बचेगी यहाँ से। तो ये आएगा 5f बाई √3 और f/2 को मैं इधर लेके आ गया। तो यहाँ से अगर एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, नीचे आएगा 2√3 और ये कितना आएगा 10f प्लस यहाँ से कितना बचेगा f√3, ये वैल्यू बचेगी, है ना। तो यहाँ से देखो 1000 किसके बराबर आएगा, 1000 हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 10 प्लस √3 और f यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2√3। इसको इधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा 2000 √3 और डिवाइड बाय 10 प्लस √3 कितना हो जाएगा 10 प्लस √3 इक्वल टू ये मेरे पास हो जाएगा f। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, √3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखोगे आप 1.732, यही होता है। और जब √3 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो f कितना आएगा, f अप्रोक्सीमेट आएगा 219.6 न्यूटन। अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू आएगी 200 के आसपास, 215 के आसपास, तो ये इतना अप्रोक्सीमेट आएगा 219.6 न्यूटन। तो आई होप ये अप्रोच आपको समझ आई होगी। तो अगर सिस्टम में दिया आपको कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करा है तो उस केस में वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, और नेट फोर्स 0 करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बना के जो भी वैल्यू मुझसे पूछी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे मुझसे पूछा था अप्लाइड फोर्स, तो कितना आएगा 219.6 न्यूटन, सही बात है। तो उसको आप नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लिख लिया होगा आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये मैं हटा देता हूँ। तो ये सिंपल सवाल था कि एंगल की फॉर्म में अगर आपके पास सवाल आ जाए तो कैसे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो बस कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी दी है तो नेट फोर्स 0 करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक और सवाल देखते हैं। देखो क्या दिया है मुझे, एक 4 किलोग्राम का ब्लॉक रखा है सरफेस के ऊपर यहाँ पे, और ऐसे उसको कनेक्ट करके रखा है एक स्ट्रिंग से, ये सरफेस है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे एक मास लगा है इस तरीके से 20 किलोग्राम। एक सरफेस और इधर कनेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ब्लॉक रखा है वो रखा है 8 किलोग्राम। कौन सा ब्लॉक रखा है 8 किलोग्राम, और ये लगी यहाँ पे पुली, और इससे ये कनेक्टेड है इस तरीके से। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो ये ऐसे कनेक्ट होगा इधर, ये 20 किलोग्राम। मुझे क्या बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग।
क्या बताया, एक्सेलरेशन ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्प्रिंग। तो इस सरफेस का जो मुझे म्यू दिया है वो दिया है 0.2, कितना दिया 0.2, और तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन और टेंशन बताना है कि रोप के अंदर कितना होगा। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए ट्राई किया होगा आपने, तो एक्सेलरेशन बताना है ईच ब्लॉक का और टेंशन फोर्स की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो देखो कैसा बनेगा, 20G लगेगा इधर, ये पूरी रोप एक है तो टेंशन इसमें एक होगा, ये होगा टेंशन T1 और यहाँ पे टेंशन कितना होगा T1, यहाँ पे टेंशन कितना होगा T2 और यहाँ पे टेंशन कितना होगा T2, सही बात है। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, टेंशन T2, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन में किधर मान लेता हूँ, आगे A, ये किधर जाएगा, इधर है, और ये नीचे से कितने एक्सेलरेशन से आएगा, A के साथ आएगा। मान सकते हैं 4kg वाला राइट में मूव करेगा तो एक्सेलरेशन A, ये लेफ्ट में करेगा A, और ये भी सेम एक्सेलरेशन से किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ये कहानी होगी यहाँ पे। तो अब इक्वेशन अगर लिखेंगे, अच्छा एक बात और है यहाँ पे, अगर एक्सेलरेशन इधर है और टेंशन इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ये लगेगा म्यू इंटू एन इधर, और mg किधर लगेगा इधर, और नॉर्मल किधर लगेगा इसके ऊपर, इधर लगेगा। तो क्वेश्चन आपने लिख लो, पहले सवाल को लिखो कॉपी के अंदर, उसके बाद फिर अलग से एक बार और इसको लिखो और फ्री बॉडी डायग्राम फिर अलग से बनाओ। तो आपको याद रहेगा कि सवाल में क्या दिया था, और फिर जब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ऐड की, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। हालांकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसी के अंदर सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब नेट फोर्स देखो क्या लिखेंगे, 4kg वाले के लिए अगर मैं क्वेश्चन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, T1 माइनस म्यू इंटू एन इक्वल टू 4 इंटू ए, ये होगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, नॉर्मल होगा 4G, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 40 लिख सकते हैं। तो देखो T1 माइनस 40 इंटू 0.2 इंटू 4A, म्यू की वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा, ये आएगा 10, ये 4 टाइम्स कट होगा तो T1 माइनस 8 इक्वल टू 4 इंटू ए, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। इस 4kg वाले ब्लॉक के लिए सॉल्व कर लिया मैंने। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू ए, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ओके अब 3 में देखो जरा, 20G नीचे तो क्या होगा 20G माइनस T1 माइनस T2 इक्वल टू 20 इंटू ए, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। तो एक 1 बनी, एक 2 बनी और एक मेरे पास बनी 3 इक्वेशन हो गई। अब क्या करते हैं, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए इस वैल्यू को, या तो मैं एक काम करता हूँ सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देता हूँ, है ना। इक्वेशन 1 2 3 को क्या करते हैं आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये बना लो, इसके ऊपर मैं सोल्व कर देता हूँ फिर इसको। चलिए तो ये आप नोट कर लो ऊपर वाला पार्ट, फिर इसके बाद इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो बस समझ गए, क्वेश्चन था, सवाल में क्वेश्चन दिया था, इसका कोफिशिएंट तो फ्रिक्शन था, तो ये टेंशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लेगा पीछे, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस थी। तो इसकी इक्वेशन लिखिए, एक इसकी और एक इसकी, तो 3 इक्वेशन और 3 अननोन सोल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए मिटा देता हूँ। तो देखो इक्वेशन 1 2 3 में तीनों को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ वापस में। तो ऐड करने के बाद देखो क्या होगा, यहीं पे मैं लिखता हूँ, अगर तीनों को मैं ऐड करता हूँ, देखो T1 पॉजिटिव, T2 पॉजिटिव, T1 निगेटिव और T2 निगेटिव, तो इस T1 से और T2 से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सही बात है। कितना बचेगा इधर लेफ्ट में -8, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, और यहाँ पे कितना बचेगा +200, यही आएगा, G10 हो जाएगा इक्वल टू, ये होगा 4 8 और 12 हो जाएगा, और ये बचेगा 20, यानी कितना हो जाएगा 32 इंटू ए, भाई -8 + 200, और ये बचेगा 4A 12 और कितना आएगा 32A। तो यहाँ से A की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ। तो अगर 200 में से 8 गए कितना बचेगा 192, और यहाँ से कितना आएगा 32A। तो A की वैल्यू कितनी आएगी 192/32, कितना आएगा 32। और मुझे लग रहा है कि कितने टाइम्स कट होगा, ये होगा 6 टाइम्स, है ना। कितने टाइम्स कट हो जाएगा, डायरेक्टली 6 टाइम्स कट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी तीनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा एक तो सेम रहेगा, और किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब यहाँ से T2 भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन 2 में वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 2 में क्या रखेंगे, T2 इक्वल टू 8, ए की वैल्यू है 6, यानी T2 कितना आया 48 न्यूटन, ये आ गया मेरे पास T2। T1 भी निकाल सकते हैं, देखो T1 की इक्वेशन 1 में देखो जरा, T1 माइनस 8 इक्वल टू 4 इंटू ए, यानी हो जाएगा 6, यानी T1 माइनस 8 इक्वल टू कितना आएगा 24, यानी T1 कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा मेरे पास 32 न्यूटन।
यानी टेंशन 1 की वैल्यू आ गई 32 न्यूटन, T2 आ गया 48 और एक्सेलरेशन कितना आएगा सिस्टम में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू मुझसे पूछी थी तो आराम से मैंने इनको फाइंड आउट कर लिया और यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा आपको क्वेश्चन। इसको नोट कर लो एक बार, समझो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए लिख लिया होगा आपने। तो T1 और T2 और A की वैल्यू मैंने निकाल ली है, मैं हटा देता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। फिर से एक ऐसा क्वेश्चन मुझे दिया है यहाँ पे सिंपल, ठीक है। एक सरफेस है इधर ऐसे और एक ब्लॉक दिया है इधर, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना लेता हूँ, तो उसी के अंदर फिर फ्री बॉडी डायग्राम भी हम बना सकते हैं। ये एंगल मुझे दिया है 30 डिग्री, ये दिया है मुझे 4 किलोग्राम और इधर कनेक्टर रोप के साथ इधर इस तरीके से एक यहाँ पे लगी है ये पुली। अगर मैं यहाँ पे एक पुली लगा देता हूँ इस तरीके से, ये पुली लगी है और इस तरीके से कुछ ऐसे कनेक्ट है ब्लॉक, इस तरीके से 2 किलोग्राम ब्लॉक लगा है इधर, ये सरफेस दी है मुझे, ठीक है। ये वेज वाली अलग सरफेस है, ये अलग सरफेस है ना। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है μ1 और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है μ2 और ये 30 डिग्री एंगल है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, फाइंड वैल्यू ऑफ μ1 एंड μ2। एक तो μ1 की वैल्यू बतानी है, एक μ2 की वैल्यू बतानी है। इफ बोथ ब्लॉक हैविंग सेम एक्सेलरेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ μ1 एंड μ2, यानी दोनों ब्लॉक का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है मुझे μ1 एंड μ2 अगर दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसा है सेम, और उसकी वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मुझे दिया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और देखो क्या आंसर आपके पास आएगा, फिर यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखेंगे। चलिए ट्राई कर लिया होगा आपने, सवाल भी ये लिख लिया होगा। अब मैं ये पार्ट हटा के इसी के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपने बनाया होगा फ्री बॉडी डायग्राम, तो मैच कर सकते हैं आप इधर से। चलिए देखते हैं। अच्छा ये भी हटा देते हैं, यहाँ पे μ1 है और यहाँ पे μ2। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा इधर और इसका भी एक्सेलरेशन a किधर होगा, इधर होगा, इस पर क्या लगेगा नीचे mg, ऊपर क्या लगेगा यहाँ पे नॉर्मल, ये लगेगा। टेंशन कितना होगा t होगा, क्योंकि पूरी रोप एक है तो टेंशन भी पूरी रोप में एक जैसा ही रहेगा। यहाँ पे भी टेंशन होगा t, यहाँ पे भी टेंशन होगा t और यहाँ पे भी टेंशन होगा t। अच्छा अब अगर ये एक्सेलरेशन नीचे जाएगा, अच्छा इसकी बात कर लेते हैं। ये एक्सेलरेशन ऐसे इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, म्यू इंटू एन इधर लगेगा। एक्सेलरेशन ऐसे अगर राइट है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट में। ये नीचे जा रहा था, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, म्यू इंटू एन। एक तो ये बात हो गई। ये एंगल मुझे कितना दिया है 30 डिग्री, कितना दिया 30 डिग्री। अब देखो इस केस में क्या होगा, अगर फिर से वही कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, जैसे मैं नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सिंपल, तो इधर कितना होगा 4g और इधर कंपोनेंट कितना आएगा 4g cos 30, क्योंकि ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और इधर कितना आएगा ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 4g sin 30। यही होगा कंपोनेंट ब्रेक करते आ रहे हैं भाई। एक mg जाएगा नीचे, mg cos 30 और mg sin 30। फ्रिक्शन फोर्स किधर लेगा, इधर, ठीक है। नॉर्मल किधर आएगा, ऊपर की तरफ। ये कहानी होगी, ये बना सकते हैं फिर वो डायग्राम। सिंपल है, बस इक्वेशन आपको रखनी है। इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा इस वाले ब्लॉक के लिए, तो राइट देखो नॉर्मल कितना है यहाँ पे, नॉर्मल कितना है इस केस में, यहाँ पे नॉर्मल होगा n1, इसको n1 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं n2। अब देखो यहाँ पे होगा t माइनस म्यू n1 इक्वल टू 2 इंटू ए, और राइट में t माइनस म्यू n1 इक्वल टू 2 इंटू ए लिख सकते हैं। और n1 की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर है, n1 की वैल्यू बराबर है 2g के बराबर है। ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो देखो कितना आएगा t माइनस, ये होगा μ1, ये μ1 है ना यहाँ पे, और ये कितना है यहाँ पे μ2, और ये भी कितना है n2। भाई μ2 और n2 लिख सकते हैं, तो ये होगा म्यू n1, n1 है 2g, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। g की वैल्यू का 10 रखेंगे, 2 इंटू ए, भाई जी की वैल्यू 10 रखेंगे या रखेंगे 20 ये हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 20 μ1 इक्वल टू 2 इंटू ए, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। यही है मेरे पास। अब क्योंकि ए की वैल्यू मुझे दी है 0.5 दी थी सवाल में, वो भी यहाँ पे रख लेते हैं। तो देख लेते हैं कितना बचेगा, t माइनस ये बचेगा 20 μ1 इक्वल टू
अगर a 0.5 होता है तो देखो 2 इंटू 0.5 ये आ जाएगा 10, 5 से 5 कट होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, सिंपल 1 बचेगा। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ आ रही है इतनी बात भाई? ये 2 इंटू ए था, ए की वैल्यू 0.5 रख के सॉल्व किया तो कितना बचा, 1 बचा। ये 2 के जी वाले ब्लॉक के लिए सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे देखो जरा, n2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी 4g cos 30, यानी n2 किसके बराबर होगा, 4g cos 30, यानी n2 कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 40, cos 30 कितना होता है, √3/2, ये हो जाएगा 20, तो n2 कितना आएगा यहाँ से, n2 आएगा 20√3। n2 की वैल्यू कितनी आएगी, 20√3 ये आएगी। तो n2 मैंने निकाला है, इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ से। अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो ये फोर्स बड़ी होगी नीचे वाली, तो ये कितना होगा, ये होगा 4g sin 30 माइनस, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ये होगा t माइनस μ2 n2 इक्वल टू 4 इंटू ए। 4g sin 30 माइनस t μ2 n2 इक्वल टू 4 इंटू, ये कितना बचेगा, 1/2 होता है ये, तो 1/2 होगा और ये हो जाएगा 40, तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, माइनस t इक्वल टू, अच्छा माइनस t और माइनस μ2 मुझे निकालना है, n2 की वैल्यू कितनी निकाली सॉल्व करके, 20√3 और 4 इंटू ए कितना होगा, ये होगा, अगर यहाँ पे 4 इंटू 0.5 करते हैं, है ना, जैसे मुझे दिया है 4 इंटू ए, तो उसको क्या लिखूंगा मैं, 4 इंटू 0.5 ये लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ से, सिंपल। तो इक्वेशन 1 तो ये आ गई मेरे पास, ये आ गई, और इक्वेशन 2 मेरे पास क्या आ गई, ये आ गई। एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2 आ गई मेरे पास, ठीक है भाई। इक्वेशन 1 क्या है, t माइनस 20 μ1 और 1, और यहाँ से कितना है मेरे पास, 20 माइनस टी माइनस μ2 20√3 इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन आप लिखो, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे इसको सोल्व करेंगे। एक बार फिगर डायग्राम समझो ध्यान से, फिर देखते हैं कैसे इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन है और अननोन कितने हो गए मेरे पास, 3 अननोन हो गए, ठीक है। तो एक इक्वेशन और रिक्वायरमेंट होगी जिससे मैं μ1 और μ2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। पहले इसको लिखो, फिर देखते हैं एक और इक्वेशन वो कहाँ से हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये हटा देता हूँ मैं। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना, टेंशन μ1 और μ2, सवाल के अंदर टेंशन की वैल्यू मेंशन की गई है, वो मैंने लिखा ही नहीं स्टार्टिंग में बाय मिस्टेक, तो आप लिख लो यहाँ पे टेंशन कितने दिया क्वेश्चन में, 16 न्यूटन, ठीक है। तो टेंशन कितना दिया, 16 न्यूटन, तो वहाँ से इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन आ गई और टेंशन मुझे ऑलरेडी दिया है, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। आसान क्यों हो गया, क्योंकि μ1 और μ2 दो नॉन बचे और 2 इक्वेशन यहाँ पे बचेगी, आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी। चलिए मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ये वाला पार्ट इधर से, फिर वही डायग्राम, फिर देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। चलिए ठीक है, सिंपल सवाल था, बस इक्वेशन बनानी थी, सारी वैल्यूज आपको दी हैं यहाँ पे। अच्छा, अब जैसे इस t की वैल्यू में इक्वेशन 1 में रखता हूँ, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 16 माइनस 20 μ1 इक्वल टू ये आएगा 1, तो माइनस 20 μ1 कितना बचेगा, माइनस 15, ये आएगा, 16 इधर जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, μ1 कितना आएगा 15/20, 4, ये आएगा 3, ये बचेगा, यानी μ1 कितना आएगा अप्रोक्सीमेट, ये आएगा मेरे पास 0.75, कितना आएगा μ1 0.75, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा μ1। तो μ2 भी निकाल सकते हैं, तो ये कितना होगा 20 माइनस 16, और ये आएगा माइनस μ2 20√3, और ये कितना बचेगा बोल टू, ये आएगा 2, तो कितना बचेगा 4 माइनस μ2 20√3 इक्वल टू 2, तो कितना आएगा माइनस μ2 20√3 और 2, ये 4 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा -4, तो कितना बचेगा माइनस μ2 20√3 इक्वल टू आएगा -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो μ2 की वैल्यू कितनी आएगी 2/20√3, ये हो जाएगा 10 टाइम्स कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/10 इंटू √3, ठीक है। तो ये देख लेते हैं यहाँ से कितना आएगा, μ2 कितना आएगा 1/10, ये होता है 1.7, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा 10 से 10 कैंसिल, तो μ2 कितना आएगा 1/17, कितना आएगा 1/17, तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा, ये मैं हटा देता हूँ, उसको सॉल्व कर लेते हैं 1/17 को। चलिए, तो μ1 0.75, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी, तो जैसे ये 1 है मेरे पास, ये 17 पॉइंट लगाएंगे 0 0 0, तो कितना बचेगा, ये आएगा 5 टाइम्स, ठीक है, कितना बचेगा 5 टाइम्स, तो अप्रोक्सीमेट कितना बचेगा 15। तो अगर आप वैल्यू देखें जनरल, तो μ2 की वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्सीमेट, यहाँ से 0.05, इसका फ्रिक्शन थोड़ा सा कम है,
कितने की वैल्यू कम से कम कितनी वैल्यू बचेगी 0.05 बचेगी अप्रॉक्सीमेट μ2 और μ1 कितना आएगा 0.75। तो दोनों में वैल्यू को सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं जो मैंने सिंपल यहाँ पे किया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि जैसे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक ना होकर दो ब्लॉक आपस में कनेक्ट करेगा, तो वो भी मैंने सवाल को इसी के अंदर यहाँ पे मर्ज करके आपको बता देगी कैसे वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये नोट कर लें आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, एक सवाल ये था मेरे पास, समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन की कैसे यहाँ पे आंसर निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे सवाल आपसे पूछ सकता है सिंपल फ्रिक्शन के बेस पे। ये भी हम सिंपल कैटेगरी के ही सवाल कर रहे हैं, सिंपल इन द सेंस कि जिसके ऊपर दो ब्लॉक मैंने नहीं लिए, तीन ब्लॉक को कंसिडर नहीं किया, सिर्फ सिंगल ब्लॉक के बेस पे। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे क्या दिया है देखो, इफ अ ब्लॉक मूव अप, इफ अ ब्लॉक स्टार्टिंग में दिया है, इफ अ ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन विद uniform speed, if a block slide down with a uniform speed and again push up with initial velocity v naught, find distance covered by block, distance covered by block before coming to rest, before coming to rest। ये सवाल मुझे दिया है। If a block sliding down with a uniform speed v naught and again push up with the initial velocity v naught, ये initial velocity v naught दी है, बस initially वाली कंडीशन में ये दिया जब वो स्लाइडिंग डाउन जाएगा तो बस ये बताया कि यूनिफॉर्म स्पीड है और अगेन पुश अप विद इनिशियल वेलोसिटी v naught, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये तो है स्टेटमेंट। ओके, सवाल क्या दिया है वो सुनो यहाँ पे, तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको, तो करने में आपको आसानी रहेगी। ये एंगल मुझे दिया है थीटा, उसने बोला कि m मास का ब्लॉक यहाँ पे रखा है कहीं ऊपर, कहाँ रखा है यहाँ पे, तो जब ये नीचे जाएगा तो वेलोसिटी कैसी रहेगी उस केस में, कांस्टेंट रहेगी। कैसे रहेगी, कांस्टेंट, और रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है यहाँ पे, म्यू दिया है। और ये तो कहानी होगी जब नीचे जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो कितनी स्पीड से जाएगा, यानी सेकंड केस में कहानी ये दी है कि जब ये ऊपर मूव करेगा, जब नीचे पहुँच गया, पहले ऊपर से नीचे आया, जब नीचे जाएगा कितनी स्पीड से जाएगा, v नॉट से ऊपर जाएगा, तो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ऊपर ये यहाँ पे रेस्ट की कंडीशन पे पहुंच जाएगा। ये मुझसे सवाल पूछा है, तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व यहाँ पे करेंगे। डिस्टेंस मुझे बताना है, ठीक है। ट्राई क्या होगा आपने, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहले स्टेटमेंट देखो मुझे क्या दिया, इफ अ ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन विद द यूनिफॉर्म स्पीड, तो अगर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे 0, और नेट फोर्स भी कितना होगा यहाँ पे, ये होगा 0। ये मैं हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए, पहले इस सिचुएशन को देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। ठीक है, चलिए, तो ये भी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन a0 होगा। अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ, जैसे m मास का ब्लॉक यहाँ पर कहीं आएगा इस जगह पे, तो देखो इधर क्या लगेगा, ये तो सिंपल हो जाता है mg cos थीटा, भाई ये हम करते हैं ना यहाँ पे, ये हो जाएगा mg और ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, ये कितना आएगा mg साइन थीटा, ये आएगा। नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, और क्योंकि मूव नीचे करेगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, पीछे की तरफ, यानी म्यू इंटू एन, यही कहानी होगी। और एक्सेलरेशन तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो इस इंक्लाइन प्लेन वाला जो फोर्स है mg साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू एन, ये लिख सकते हैं यहाँ से। तो क्या लिखूंगा इसको, mg साइन थीटा म्यू, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, mg cos 30, ये हो जाएगी। ठीक है, mg से mg कैंसिल, तो म्यू कितना आएगा यहाँ से, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसी को मैं टेन थीटा भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे म्यू की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ से मुझे म्यू की वैल्यू मिली है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इक्वल टू किसका आएगा, वो टेन थीटा का आएगा। तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ गई निकल के, साइन थीटा बाय कॉस थीटा और टेन थीटा। ये तो पहली कंडीशन जो मुझे दी थी। ओके, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि अब वो अगर ब्लॉक जब नीचे पहुँच गए यहाँ पे, फिर दोबारा जब ऊपर जाएगा तो क्या कहानी होगी, देखो। तो ये m मास का ब्लॉक यहाँ पे रखा है, ये एंगल मुझे दिया है थीटा, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है, v नोट से जा रहा है इनिशियली, और फिर उसने खुद बोला है कि कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रेस्ट पे चला जाएगा। रेस्ट पे जाने के मतलब कि ऊपर कहीं जाकर के यहाँ पे रुक जाएगा, ये यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। यानी ये जो डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा इसकी वैल्यू मुझे बतानी है कितनी होगी। सवाल समझ आया आप,
ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू मुझे बतानी कितनी होगी, फ्रिक्शन सेम है और सेम ही यहाँ पे वेज लिया गया, सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे फिर से। ठीक है, तो देखो कैसा बनेगा, ये मैं आप लिख लो इसको, फिर मैं हटा के इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए मैं हटा देता हूँ उधर से सवाल ऊपर से, तो देखते हैं कैसे दिया है क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हो गया यहाँ पे। तो इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा इधर। भाई एम मास का ब्लॉक तो फिर से यहीं पर ही है, ये रहा। तो ये कितना आएगा यहाँ से, एम जी कॉस थीटा, नीचे क्या आएगा, एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल किधर आएगा, ऊपर। ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, वी नोट से ऊपर मूव कर रहा है। तो अगर मोशन ऊपर है तो फ्रिक्शन कहाँ लेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी फ्रिक्शन भी किधर आएगा, पीछे की तरफ आएगा। फ्रिक्शन भी किधर आएगा इस केस में, पीछे की तरफ, क्योंकि ऊपर मूव कर रहा है। तो इक्वेशन क्या लिखूंगा यहाँ से, नेट फोर्स यानी एम जी साइन 30 प्लस एफ इक्वल टू, और एम और एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे, ए लिखेंगे यहाँ पे। एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे, क्योंकि वी नोट से एक्सेलरेशन तो होगा यहाँ पे, क्योंकि इनिशियल स्पीड वी नोट है और धीरे धीरे रुकेगा तो क्या होगा, स्पीड कम होती जाएगी। स्पीड कम होगी तो रिटार्डेशन होगा यहाँ पे, क्या होगा, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तभी तो स्पीड कम होगी, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे कैसी आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आएगा। तो ये लिखेंगे एम जी साइन 30 प्लस म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और इक्वल टू एम इंटू ए। तो एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो कितना बचेगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इक्वल टू आएगा ए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे आएगी, निगेटिव। तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ये आएगा यहाँ से एक्सेलरेशन। ये मैं लिख सकता हूँ, ए की वैल्यू कितनी, माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो ये लिख लिया होगा। इस एस की वैल्यू मुझे बतानी है कितनी होगी, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या लिखेंगे, अगर इस पॉइंट को ए मानोगे और इसको मानोगे बी, अब क्योंकि कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो इक्वेशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और एस की वैल्यू मुझे बतानी कितनी होगी। तो देखो फाइनल स्पीड पे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक गया इधर। यू स्क्वायर कितना होगा, ये रहा वी नोट स्क्वायर प्लस 2a, किस में आएगा, निगेटिव में, कितना होगा, ये मैं लिख देता हूँ 2as, ये कहानी होगी। और इस एस की वैल्यू मुझे बतानी है, तो ये मैं हटा देता हूँ इधर से। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं। तो देखो अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या लिखूंगा, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2as। तो वी नॉट स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी, ऑटोमेटिक मैंने यहाँ पे निगेटिव लगा दिया है ना भाई। ये होगा ना वी नॉट प्लस 2s, तो ये होगा निगेटिव, इधर जाएगा तो ये आएगा माइनस में, कितना होगा, ये आएगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ भाई, एक माइनस तो इसके इधर जाने की वजह से आएगा और एक एक्सेलरेशन यहाँ पे निगेटिव होगा उसकी वजह से। तो कितना लिखेंगे, माइनस, ये आएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ये आएगा यहाँ पे सिंपल थीटा, और इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस, ये बचेगा। तो वी नॉट स्क्वायर कितना आएगा, 2 जी साइन थीटा प्लस 2 म्यू जी कॉस थीटा, ये आएगा। और एक्सेलरेशन के साथ, और यहाँ पे जो है मेरे पास इंटू, इसको रखते हैं इधर। तो मैंने क्या किया, पहले 2 की वैल्यू को अंदर से मल्टीप्लाई किया, 2 जी साइन थीटा प्लस 2 म्यू जी कॉस थीटा, और एक, ठीक है, इसके साथ, और एस मेरे पास किधर है, बाहर की तरफ। या तो इसको ऐसे लिख लो सिंपली, पहले इसको 2 को धरी रख लेते हैं, इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा, ये हो जाएगा एस प्लस आ जाएगा। तो वी नोट स्क्वायर, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2, अच्छा 2 तो आएगा बाहर, जी साइन थीटा प्लस म्यू की वैल्यू tan थीटा मैंने निकाली थी, tan थीटा जी कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया ऐसे यहाँ से। तो वी नोट स्क्वायर 2 जी साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा जी कॉस थीटा, ये आएगा ऐसे यहाँ पे। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो वी नोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, वी नोट स्क्वायर मेरे पास बचेगा, वी नोट स्क्वायर कितना आएगा 2, ये जी साइन थीटा, जी साइन थीटा 2 जी साइन थीटा इंटू एस। तो एस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक सेकेंड, तो देखो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नोट स्क्वायर बाय 4g साइन थीटा। एस कितना आ जाएगा, वी नोट स्क्वायर बाय 4g साइन थीटा, मेरे पास आंसर होगा, ये मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है।
तो कुछ नहीं किया सवाल में, पहले इक्वेशन बनाई, ऊपर से नीचे वाली इक्वेशन को बैलेंस किया, फिर नीचे से जब ऊपर गया तो वहाँ पे मैंने लगाई काइनेटिक इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि एक्सेलरेशन वहाँ पे कैसा है, कॉन्स्टेंट है और रिटार्डेशन है। तो वैल्यू लगाने के बाद जो s मेरे पास आएगा v0 स्क्वायर बाय 4g sin थीटा, और यही वैल्यू मुझसे पूछी थी कि कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन पे पहुंच जाएगा। तो उसको आप नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लिख लिया होगा सबने, ये मैं हटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दिया है मुझे। ये हटा देता हूँ मैं इधर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे जो मुझे दिया है इधर। देखिए सवाल में क्या बोला है, अ ब्लॉक पुश by force F, push by force F which making angle theta with vertical. How much force needed? How much force needed to just start the motion? एक तो फोर्स की वैल्यू बतानी है और उसने बोला है कि डिस्कस सिचुएशन, ये सिचुएशन डिस्कस करनी है इफ tan थीटा लेस देन किसके हो, म्यू को। इस सिचुएशन को डिस्कस करना है अगर tan थीटा मेरे पास की जो वैल्यू है म्यू से कम हो जाए, और हाउ मच फोर्स नीडेड टू जस्ट स्टार्ट द मोशन। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ट्राई किया होगा आपने, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेता हूँ सिंपल, कि उसने क्या बोला, ब्लॉक पुश बाय फोर्स। पुश वाली सिचुएशन हमने इससे लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि पुश और पुल में किसमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने देखा कि पुश के केस में ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि नॉर्मल वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो देखो पुश होगा तो ऐसे लगेगा फोर्स, ये मान लेते हैं। ये फोर्स मैंने कितना लगाया, इधर लगाया, और वर्टिकल से एंगल लिया है थीटा, तो इसको मैं एफ को इधर लिख लेता हूँ। ये एफ फोर्स लगाया मैंने, और वर्टिकल से एंगल कितना बोला है, वर्टिकल से एंगल बोला है इसने, थीटा लिया है ना। हॉरिजॉन्टल से नहीं लिया, कहाँ से लिया एंगल, वर्टिकल से। सॉरी, अगर इसका मास m होगा तो mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ, नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ये कहानी होगी, mg नीचे और नॉर्मल ऊपर। तो कंपोनेंट में अगर ब्रेक करेंगे तो नीचे कंपोनेंट क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा f cos थीटा, और इधर कंपोनेंट आएगा f sin थीटा। ये दो कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। एक f का कंपोनेंट होगा f cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा f sin थीटा। mg लगेगा नीचे और नॉर्मल किधर लेगा, ब्लॉक के ऊपर, नॉर्मल किधर लेगा, ऊपर। तो अब अगर यहाँ पे सिचुएशन आप ड्रॉ करना चाहें, अच्छा, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, देखो एफ साइन थीटा फोर्स हॉरिजॉन्टल में आगे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, म्यू इंटू एन, ये लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि रफ सरफेस मुझे दी है तो उसके से मुझसे पूछा है। अच्छा, अब इसको बैलेंस करके पहले एफ की वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं बाकी की कहानी क्या है। तो अगर मैं इसको वर्टिकल में बैलेंस करूँ तो वर्टिकल में बैलेंस करने पर क्या मिलेगा, देखो नॉर्मल है ऊपर, ठीक है, माइनस, अच्छा देखो ऐसे कर लो, नॉर्मल है ऊपर, और नेट फोर्स जीरो रहेगा इस पर, क्योंकि इसने बोला कि जस्ट स्टार्ट द मोशन। अभी एक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा है, वो भी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल ऊपर और नीचे लग रहा है एक तो mg, तो लिखेंगे माइनस mg, क्योंकि वर्टिकल बैलेंस है तो नेट फोर्स आ जाएगा mg, और नीचे फोर्स एक और लग रहा है f cos थीटा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये होगा, तो नॉर्मल इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg प्लस f cos थीटा। ये वैल्यू आएगी नॉर्मल की, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये तो मैंने वर्टिकल में बैलेंस किया, हॉरिजॉन्टल में देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स है f sin थीटा, और ये मेरे पास है म्यू एन, तो क्या लिखूंगा, f sin थीटा माइनस म्यू एन इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, f sin थीटा, ये आ जाएगा यहाँ से म्यू, और n की वैल्यू इसको धर लाएंगे, नॉर्मल यहाँ से रख सकते हैं वैल्यू, इक्वेशन 1 से mg प्लस f cos थीटा। सही बात है, इसको धर लेके आएंगे तो कितना होगा, ये होगा यहाँ से f, और कॉमन आएगा, ये होगा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये होगा मेरे पास। अच्छा, ये होगा म्यू इंटू एन, एफ साइन थीटा। अच्छा, इसको ऐसे कर लो आप, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले म्यू की वैल्यू को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। एफ साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी प्लस म्यू
एफ कॉस थीटा, ये बचेगा मेरे पास। इसको इधर लेके आएंगे। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये आप लिख लो, फिर इसको आगे जाके इसको सोल्व करते हैं, फिर मैं यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से हटा दूँगा, है ना। थोड़ा सा और उसको चेक कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो जैसे यहाँ पे एफ साइन थीटा आएगा और इसको इधर लेके आएंगे माइनस म्यू एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी, यही बचेगा। ठीक है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये मैं हटा देता हूँ इधर से, चलिए ये ऊपर वाली सिचुएशन हटा देता हूँ, ये हटा देते हैं इधर से, देखते हैं क्या बचेगा। ये क्वेश्चन लिखा था, ये भी मैं हटा देता हूँ इधर से। तो देखो अगर वैल्यू जो यहाँ पे बचेगी वो कितनी बचेगी, तो देखो ये होगा एफ साइन थीटा। तो अगर यहाँ से एफ कॉमन लेता हूँ मैं इधर से एफ कॉमन लेते हैं, एफ कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा अंदर, साइन थीटा माइनस ये आएगा म्यू कॉस थीटा, क्या आएगा म्यू कॉस थीटा इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ से म्यू एम जी, कितना बचेगा म्यू एम जी। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, म्यू एम जी बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये आएगा मेरे पास अप्लाइड फोर्स। यानी इतना अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा जिससे मोशन ऑफ द वर्ड की कंडीशन में वो रहेगा। और यहाँ पे म्यू एन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उसने बोला कि जस्ट स्टार्ट द मोशन। तो जस्ट स्टार्ट द मोशन का मतलब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल रखेंगे, अप्लाइड फोर्स के बराबर रखेंगे, और इक्वल टू क्या रखेंगे, जीरो। तो वहाँ से जो एफ की वैल्यू मिलेगी ये मुझे मिलेगी म्यू एम जी बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये आ गया अप्लाइड फोर्स। अब दूसरा सवाल जो उसने पूछा था कि जो अगर टेन थीटा मेरे पास लेस देन हो म्यू से, तो उस कंडीशन को डिस्कस करना है कि क्या कहानी होगी। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो अच्छा, इसको पहले मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहूँगा यहाँ पे। तो देखो एफ इक्वल टू क्या लिखूँगा यहाँ पे, म्यू एम जी बाय, यहाँ से कॉस थीटा अगर कॉमन लेंगे, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, डिवाइड कर सकते हैं, ये कॉमन लेंगे तो यही बचेगा, और माइनस ये आएगा म्यू, ये कहानी बचेगी। तो एफ इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, म्यू एम जी बाय कॉस थीटा, ये आएगा टेन थीटा माइनस म्यू। ये चीज़ मैंने इसलिए करी है क्योंकि नीचे वाले टर्म में मैं टेन थीटा लाना चाहता हूँ, क्योंकि इसी सिचुएशन के बेस पे मुझसे पूछी है एफ की वैल्यू, कि एफ को डिस्कस करना है कि इस कंडीशन के बेस पे। तो एक टर्म को मैंने टेन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे, सही है। अब देखो जरा इधर, ये मैं हटा देता हूँ। तो कन्वर्ट करने के बाद कहानी क्या बचेगी वो देखो आप। तो देखो ये बचेगा टेन थीटा माइनस, ये आया मेरे पास, ये कंडीशन बनी। और सवाल में मुझसे दिया है ये टेन थीटा का लेस देन म्यू है, तो टेन थीटा का लेस देन म्यू होगा। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ, देखो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4, इसको ऐसे लिख लो कि अगर टेन थीटा मेरे पास 3 है तो ये कितना होगा 4, ये तो कंडीशन होगी। सिंप्लीफाई करने के पर्पज से बता रहा हूँ, अगर टेन थीटा मेरे पास 3 है तो म्यू कितना मान लो 4, बड़ा है इससे। तो अगर यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप, तो अगर मैं लिखना चाहूँ टेन थीटा माइनस म्यू, तो देखो ये कितना आएगा, 3 माइनस 4 होगा, कितना आएगा -1। तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 से कम होगी, 0 बड़ा होगा यहाँ पे। तो अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो कॉस थीटा मेरे पास है और ये जो पूरी वैल्यू है टेन थीटा माइनस म्यू, ये भी कैसा होगा, 0 से कम होगा, यानी कैसा होगा, निगेटिव होगा। 0 से कम मतलब निगेटिव। तो अगर ये वैल्यू पूरी की पूरी निगेटिव हो गई तो एफ भी कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि ऊपर तो निगेटिव पॉजिटिव ही है, नहीं है तो कोई साइन, अगर निगेटिव होता तो पॉजिटिव मानते भाई। अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो एफ भी कैसा आएगा, निगेटिव आएगा पूरे केस में, नहीं भी कैसा बचेगा, लेस देन 0, यानी एफ की वैल्यू भी कैसी आएगी, निगेटिव। यानी फोर्स कैसा है, निगेटिव। फोर्स निगेटिव होने का मतलब कि जो डायरेक्शन मैंने फोर्स की मानी है वो गलत मानी है। यानी मैंने फोर्स कैसा लिया था, ये एम मास का जो ब्लॉक था मेरे पास, तो ये फोर्स ऐसे था ये, तो ये डायरेक्शन ना लेके अब कैसी डायरेक्शन लेंगे, निगेटिव का मतलब तो ये हुआ कि अगर ये कंडीशन होती है तो एफ आता है निगेटिव, यानी फोर्स की डायरेक्शन होगी ये। और फोर्स की डायरेक्शन अगर पुल वाली होगी तो ये जो ब्लॉक है मेरे पास, ये मूव करेगा ही नहीं, ब्लॉक विल नॉट बी मूव, है ना, नो मूवमेंट, यहाँ पे लिख लो और करके, नो मूवमेंट विल बी क्रिएट। तो कहने का मतलब ये कि जब इसको ऐसे फोर्स लगाओगे ऊपर की तरफ खींचोगे तो ना तो ये आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, अपनी कंडीशन पे फिक्स रहेगा। तो कोई भी मूवमेंट इसमें क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, निगेटिव। कब, अगर टेन थीटा लेस देन म्यू हो तो इस केस में ये मिलेगा, तो कोई मूवमेंट इसके अंदर नहीं बनेगा। हाँ, अगर पुश करोगे, फोर्स लगाओगे उसको उधर से, तो उसके ये आगे की तरफ मूव करेगा, वो उसमें चांस हो सकते हैं होने के। बट पुल वाले केस में यहाँ से देखेंगे फोर्स निगेटिव, तो उसके अंदर कोई भी मूवमेंट इनिशियल कंडीशन पर नहीं हो। तो ये कंडीशन मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी थी। तो आई होप ये बात समझ आई होगी आपको, तो इसको नोट कर लो आप। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन लिख लिया होगा, ये मैं हटा देता हूँ इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्या दिया है मुझे, देखो तो ये बस एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है इस तरीके के। तो ये पूछ लेता है कई बार आपसे, तो ये पता होने चाहिए कि कैसे इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सवाल क्या दिया है।
एक सरफेस आपको दी है इस तरीके से, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल M बाई स्मॉल m इफ सिस्टम एट रेस्ट। और यहाँ पे भी क्या करना है, डिस्कस करना है सेम सिचुएशन को, डिस्कस टेन थीटा मेरे पास अगर लेस देन म्यू के हो, इस सिचुएशन को ड्रॉ करना है। तो कहानी क्या दिया आपको, इस तरह का ब्लॉक दिया है, ये सरफेस ही इधर, और एक स्मॉल m का ब्लॉक रखा है यहाँ पे, सरफेस सेम है इधर, है ना, और एक रोप ऐसे कनेक्ट करके रखी है इधर, और एक कैपिटल M का जो ब्लॉक है वो इधर कनेक्ट है इस तरीके से, इस तरीके से। और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एंगल कितना है यहाँ पे, ये मुझे दिया है थीटा। ठीक बात है। तो यहाँ पे नॉर्मल आएगा अलग, यहाँ पे नॉर्मल आएगा अलग, पूरी सरफेस एक है, तो सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है वो सिंपल मुझे म्यू दिया है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को करो, ये रेशियो निकालो और ट्राई करके देखो कि क्या आंसर यहाँ पे आ रहा है, और सिचुएशन को भी डिस्कस करके बताना कि क्या कहानी होगी कि टेन थीटा लेस देन म्यू हो जाए मेरे पास तो क्या होगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ट्राई किया होगा आपने, देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसी के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना देता हूँ पहले, तो ये मैं हटा देता हूँ उधर से, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो क्या होगा, देखो ये तो म्यू दिया ही है मुझे, इसको मैं हटा देता हूँ उधर से, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। ये सिचुएशन दी है इस तरीके की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे mg किधर लगेगा, नीचे स्मॉल m इंटू जी, नॉर्मल क्या मान लेंगे यहाँ पे n1, पूरी रो पे तो टेंशन भी एक होगा, ये होगा t, यहाँ पे भी टेंशन होगा t, ये इधर जाएगा तो क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा 0, तो म्यू इंटू n किधर आएगा, इधर आ जाएगा यहाँ पे, इसको क्या बोल देंगे n1। यहाँ पे देखो क्या कहानी होगी, इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ मैं, इस तरीके से दिया है ना। तो ये एंगल अगर थीटा है तो नॉर्मल किधर आएगा, इसके ऊपर n2 इधर आएगा, और इधर क्या आएगा कैपिटल mg कॉस थीटा, क्योंकि कैपिटल mg नीचे लेगा, ये एंगल होगा थीटा, और ये कितना आएगा यहाँ से कैपिटल mg, ये आएगा साइन थीटा, ये कहानी होगी। और फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि इधर की तरफ मूव करेगा, mg साइन थीटा इधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी किधर लेगा, पीछे की तरफ, कितना म्यू इंटू n2, ये कहानी होगी। mg साइन थीटा नीचे, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लेगा, पीछे म्यू n2, तो ये होगा यहाँ पे। अच्छा, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना। अब यहाँ से कैपिटल M बाई स्मॉल m की वैल्यू मुझे बतानी कितनी होगी। सिस्टम को किधर मूव करता माना हमने, नीचे की तरफ, तो म्यू n2 किधर आएगा, ऊपर, और सिस्टम किस पे, रेस्ट की कंडीशन में, क्योंकि अप्लाइड फोर्स यहाँ पे mg साइन थीटा है, तो फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन आएंगे पीछे की तरफ। ठीक है, तो देखो ये मैं हटा देता हूँ ऊपर वाला केस, और देखते हैं कैपिटल M बाई m का रेशियो क्या आएगा मेरे पास। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कहानी क्या आएगी, यहाँ से बैलेंस अगर मैं करूँगा, इस सिचुएशन को मैं इधर ही बना लेता हूँ स्मॉल m के लिए, तो यहाँ पे जो n1 है कितना है यहाँ पे स्मॉल mg, तो टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू इंटू n1, यानी टेंशन किसके बराबर आएगा, म्यू स्मॉल mg के बराबर आएगा। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये mg साइन थीटा है, ये इधर है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t प्लस म्यू n2 इक्वल टू कैपिटल mg साइन थीटा, t प्लस म्यू n2 के बराबर, n2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो n2 यहाँ पे mg कॉस थीटा के बराबर होगा, इस केस में n2 किसके बराबर होगा, mg कॉस थीटा, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल और कंपोनेंट यहाँ पे mg कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे कैपिटल mg कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल mg साइन थीटा। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना है, क्योंकि स्मॉल m कैपिटल m में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी दी है, म्यू mg, रखेंगे म्यू mg प्लस म्यू कैपिटल mg कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल mg साइन थीटा, ये होगा यहाँ पे। अब मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, यहाँ पे स्मॉल m और स्मॉल m, कैपिटल m और स्मॉल m का रेशियो बताना है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा, ये मैं हटा देता हूँ उधर से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बचेगा इधर, देखते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको वैल्यू को मैं इधर लेके जाता हूँ, तो देखो कितना बचेगा, ये बचेगा म्यू स्मॉल mg इक्वल टू, ये आएगा कैपिटल mg साइन थीटा, और माइनस ये आएगा म्यू कैपिटल mg कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आएगा म्यू g इक्वल टू स्मॉल m, देखो g से तो कैंसिल आ जाएगा, g कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, म्यू स्मॉल m, ये आएगा यहाँ से कैपिटल m कॉमन, कितना बचेगा साइन थीटा, g तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस म्यू, और ये आएगा कॉस थीटा, ये कहानी बचेगी। तो यहाँ से स्मॉल m और कैपिटल, अगर मुझे यहाँ से
स्मॉल एम बाय कैपिटल एम का रेशियो निकालना है, या रेशियो मुझसे किसका पूछा था, कैपिटल एम का पूछा था, उसी फॉर्मेट में निकाल लेते हैं। तो कैपिटल एम बाय स्मॉल एम कितना होगा, ये आएगा म्यू बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये तो मेरे पास आया कैपिटल एम बाय स्मॉल एम का रेशियो, ये तो मेरे पास आंसर हो जाएगा। अगर स्मॉल एम बाय कैपिटल एम पूछता फिर भी निकाल सकते थे, इसका अपोजिट कर देंगे यहाँ पे तो आंसर मिल जाएगा। ये तो एक कहानी होगी जो रेशियो मुझसे पूछा था। उसके बाद पूछा कि अगर टेन थीटा लेस देन म्यू हो, अगर टेन थीटा की वैल्यू लेस देन म्यू हो तो उस केस में वैल्यू क्या बचेगी। अगर ये वैल्यू लेस देन म्यू होगी तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, देखो ये कितना होगा म्यू बाय, यहाँ से फिर से कॉस थीटा कॉमन लेंगे, अंदर कितना आएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा और माइनस ये बचेगा म्यू, यही होगा भाई। साइन कॉस थीटा कॉमन लेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। इधर कितना आएगा ये टेन थीटा, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था हमने, बिल्कुल वैसे ही है। और अगर ये वैल्यू लेस देन म्यू से कम होगी तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। यानी इस कैपिटल एम बाई स्मॉल एम कैसा मिलेगा मुझे, लेस देन जीरो, यानी कैसा मिलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव मिलेगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि मास कैसा होगा, नेगेटिव। मास नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है ना। तो दिस कंडीशन विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि रेशियो मेरे पास नेगेटिव आ जाए। तो ये कंडीशन तो कभी आपको मिलेगी नहीं कि टेन थीटा मेरे पास क्या हो जाए, म्यू से कम हो जाए। ये आसान है, यहाँ पे इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी जिसमें बोल सकते हैं कंडीशन विल नॉट बी पॉसिबल। ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लिख लिया सबने, ये मैं हटा देता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है। जितने भी अच्छे सवाल हैं वो सब मैं डिस्कस करा दूंगा आपको यहाँ पे। तो डायरेक्टली आप किसी भी एडवांस के क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो देखो सवाल में क्या दिया है। इफ अ मास ऑफ 0.25 किलोग्राम, कितना दे 0.25 किलोग्राम, विल नॉट बी मूव if applied force less than 15 Newton. Mass 0.25 kg will not be moved if applied force less than 15 Newton. It take 5 seconds to move first 10 meter distance. If it take 5 seconds to move first 10 meter distance if applied force at 15 Newton, ठीक है। G की वैल्यू मुझे दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइंड आउट स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये वैल्यू बतानी है। और सिचुएशन आपको दी है जनरली पुशिंग फोर्स अप्लाई, क्या अप्लाई किया, पुशिंग फोर्स, यानी पुश कर रहे हैं ब्लॉक को। तो उस केस में मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, म्यूएस यानी स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दोनों की वैल्यू मुझे बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो सवाल को ट्राई करो करने का, बड़ा ही ठीक अच्छा सवाल है, कर सकते हो इसको सिंपल तरीके से अप्लाई करने के बाद, ठीक है। निकालो इसको, फिर इसको ट्राई करते हैं। चलिए ट्राई क्या होगा आपने, देखिए जब तक क्वेश्चन आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन आपसे शायद ना सॉल्व हो आगे चल के किसी भी बुक से। तो पहले आप क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ ट्राई करें, फिर यहाँ पे सोल्यूशन देखें कि कैसे उसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, तब आपसे क्वेश्चन होने स्टार्ट होंगे। ओके चलिए कर लेते हैं इसको। तो पहले सिचुएशन में क्या दिया है कि 0.25 kg का ब्लॉक है, ये मूव नहीं करेगा अगर अप्लाइड फोर्स किससे कम है, 15 न्यूटन से कम है। तो देखो अगर यहाँ पे 0.25 का ब्लॉक, किलोग्राम का ब्लॉक यहाँ पे रखा है, कितना मास है इसका, 0.25 किलोग्राम, ये रखा है सरफेस के ऊपर इस तरीके से, ठीक है। और अप्लाइड फोर्स यहाँ पे लगा है, ये लगा है F, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर F की वैल्यू लेस देन 15 न्यूटन है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। यानी इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो क्या करेगा, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा म्यू S × N, और नॉर्मल mg किधर लगेगा, 0.25 g ऊपर, और नॉर्मल किधर आएगा, ऊपर की तरफ। यानी अगर मैं स्टैटिक कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं कंडीशन लिखूंगा तो क्या लिखूँ, क्योंकि तो स्टैटिक है, F माइनस म्यू S N = 0, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है इसके पास। अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ पे, ये होगा 15 न्यूटन,
है ना, मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्ट द मोशन वाली कंडीशन है 15 इक्वल टू म्यू एस। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.25 इंटू 10, ये होगा, तो ये आएगा 15 इक्वल टू म्यू एस। ये आएगा, देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 100 आएगा, 10 से 10 कैंसिल, कितना बचेगा 2.5। तो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 15/2.5 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, ये कहानी यहाँ पे बचेगी। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से म्यू एस आ जाएगा 6। मुझे लगता है कि मास की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा दी है, मास की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा दी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो है मेरे पास ये 0.25 पे मुझे दिया है 2 ये सही है, जो अप्रोच हमने लगाई है ये सही है, बस यहाँ पे मैंने इसलिए चेंज किया है, इसलिए आपको बता दें क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जनरली 1 से कम आती है और यहाँ पे 1 से ज़्यादा आ रही है वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे देखा कि इसको वैल्यू को कितना दिया है 2.5 जनरली होता है। अप्रोच बिल्कुल सेम है, जो हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, बस वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर देंगे। जैसे मैं थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे कर देता हूँ फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल में 0.25 ना देके 2.5 दिया है, ठीक है। तो अब अप्लाइड फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे होगा 2.5 इंटू जी, तो ये हो जाएगा यहाँ से म्यू एस कितना दिया है ये मुझे निकालना है, और यहाँ से एन की वैल्यू किसके बराबर आएगी 2.5 इंटू जी की वैल्यू हो जाएगी 10, ये मिलेगा। अप्लाइड फोर्स कितना है 15, ठीक है, ये कर सकते हैं, ये हटाएंगे, ये आएगा 10 से 10 कैंसिल, कितना आएगा 25। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से म्यू एस आएगा 15/25, ये आएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी बचेगी, ये आएगा 0.6 के बराबर आएगा, कितना आएगा म्यू एस 0.6, 3/5 कितना होगा 0.6। तो बस कुछ नहीं था, ये 2.5 रखनी है यहाँ पे वैल्यू, और उस क्वेश्चन को लगा के फिर सोल्व करना है। वैसे भी कर सकते हो, बट क्योंकि वैल्यू 1 से कम होती है इसलिए यहाँ पे 0.25 ना लेके 2.5 लेंगे, बस इतना डिफरेंस है। ये मैंने निकाला स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, काइनेटिक की। चलिए, ये बात आप समझ गए, स्टैटिक के केस में कहानी होगी, अब काइनेटिक के केस में देखते हैं, मैं हटा देता हूँ उधर से। देखते हैं काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस कंडीशन में आएगा। देखो, काइनेटिक तो पिक्चर में तभी आएगा जब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा, अगर ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा तो फिर तो किसकी बात करेंगे, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो म्यू के कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं एक बार। तो जैसे मुझे दिया है 2.5 किलोग्राम, ये ब्लॉक मुझे दिया है इधर, कितना दिया है 2.5 किलोग्राम। अब क्योंकि अगर म्यू के निकालना है तो इसने बोला कि 5 सेकंड टू रीच फर्स्ट 10 मीटर डिस्टेंस अप्लाइड फोर्स एट 15 न्यूटन। तो अगर अप्लाइड फोर्स 15 न्यूटन पर हो जाता है तो वर्ज ऑफ द मोशन, यानी मोशन की कंडीशन में ब्लॉक क्या करता है, पहुंच जाता है ना। तो अगर लेस देन इक्वल टू की कंडीशन पे क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू रख सकते हैं, मतलब उसको क्रॉस कर गया है तभी तो मूव कर रहा है आगे की तरफ। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे, तो अब ये तो लग रहा है यहाँ पे 15 न्यूटन आगे, एक्सेलरेशन किधर है आगे, और पीछे क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। अब क्योंकि ये मोशन में आ गया है तो फ्रिक्शन क्या आएगा, काइनेटिक, यानी क्या लिखेंगे म्यू के इंटू एन, ये आएगा काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन, और नीचे लगेगा 2.5 इंटू जी, और ऊपर क्या आएगा मेरे पास नॉर्मल फोर्स आएगा। ये कहानी होगी इधर अब तक की, सही बात है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि म्यू के तो मैं निकाल सकता हूँ, जैसे म्यू के की कंडीशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, देखो अप्लाइड फोर्स इधर है तो ये फोर्स बड़ा होगा, तो 15 माइनस म्यू के, एन की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू जी इक्वल टू 2.5 इंटू ए, ये लिखेंगे। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कितना आएगा 15 माइनस म्यू के, देखो ये तो हो जाएगा 10, ये बचेगा यहाँ से 25 इक्वल टू 2.5 इंटू ए, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये इसको ये कंडीशन मिलेगी यहाँ पे, ब्लॉक अगर मोशन में होगा तो पिक्चर में आएगा काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अब ये कंडीशन बनाने के बाद अगर मैं म्यू के निकालना चाहता हूँ तो मुझे इस ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर ए की वैल्यू नहीं पता तो म्यू के मैं नहीं निकाल सकता। अब ए कैसे निकालें, तो ये इस कंडीशन से निकाल सकते हैं। इसने बोला ब्लॉक को 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करने में 10 मीटर, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, इनिशियल स्पीड कितनी थी 0 प्लस हाफ, ये हो जाएगा ए, और टी कितना दिया है ये मुझे दे 5 सेकंड, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25। तो ये 20/25 किसकी वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी यहाँ से, ये 20 हो जाएगा डिवाइड बाई 25, ए यहाँ से कितना आएगा, ए यहाँ से हो जाएगा 4, ये आएगा 5, यानी 0.8 भाई 5 से इसको कट कर सकते हैं 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो ए यहाँ से कितना आएगा, ए यहाँ से आएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मुझे मिल गया। इस ए की वैल्यू को यहाँ पे रख के म्यू के निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये आप ऊपर वाला नोट कर लिया होगा आपने सवाल, ये ऊपर वाला पार्ट तो मैं हटा देता हूँ इधर से इतना। तो म्यू एस की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, म्यू के की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो म्यू के ऐसे निकालेंगे, अब ए 0.8 आया तो ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, देखो कितना होगा 15 माइनस
म्यू के ये आएगा 25 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 2.5, ए की वैल्यू कितनी दी है 0.8, तो 15 माइनस म्यू के 25, तो ये कितना दिया है 2.5 इंटू 0.8, ये हटाएंगे नीचे आएगा 10, ये हटाएंगे नीचे आएगा 10, ये होगा, ये वैल्यू आएगी मेरे पास। तो 25 इंटू 8 कितना होता है, ये मेरे पास होगा 200 डिवाइड बाय 100 है ना। 25 इंटू 8 कितना आएगा 200 और नीचे कितना आ जाएगा 100, तो 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये आएगा 13 इक्वल टू म्यू के इंटू 25। भाई ये था 15 इक्वल टू है, तो 2 को धर लेके आएंगे तो बचेगा 13, इसको धर लेके आएंगे ये बचेगा इतना, तो म्यू के कितना आएगा यहाँ से, म्यू के आएगा 13/25, ये मिटा देता हूँ इधर से इतना, ठीक है। देखो 13/25, तो म्यू के की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो देखो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 0.52, ये आएगा यहाँ से म्यू के, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली इसको कट कर सकते हैं, 0.52 आएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप जो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू थी वो थी 0.6 और काइनेटिक की कितनी यहाँ पे 0.52, तो सिंपल बस इक्वेशन लगाएंगे, अगर मोशन में होगा तो म्यू के को कंसिडर करेंगे और एक्सेलरेशन भी पिक्चर में आएगा, और अगर स्टैटिक होगा तो एक्सेलरेशन पिक्चर में नहीं आएगा, तो वहाँ से सिंपल अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स रख के वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा कैसे अप्रोच करनी है आपको, तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हटा देता हूँ मैं। चलिए एक और अलग कैटेगरी का सवाल है जो यहाँ पे पूछ लेता है आपसे, वो भी पता होना चाहिए आपको कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं, देखो सवाल आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला है ये, इफ मासलेस स्ट्रिंग wound 2.5 ton and connected mass m and 2m, connected mass m and 2m, find out mu coefficient of friction between string and pulley if system is in equilibrium, if system is in equilibrium। तो आपको मासल स्ट्रिंग दी है जिस पर दो मास कनेक्ट किए हैं m और 2m, फाइंड आउट म्यू बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला याद है लिखाया था T2 इक्वल टू T1 ए की पावर म्यू इंटू थीटा, ये कंडीशन में लिखाई थी। T2 कितना होता है, T1 ए की पावर म्यू इंटू थीटा। तो ध्यान रखना ये कंडीशन कब लगाएंगे, देखो जनरली जब भी हम सवाल करते हैं फ्रिक्शन के अंदर एनएलएम के अंदर, तो हम आइडियल स्ट्रिंग और आइडियल पुली लेते हैं, जिसमें आइडियल स्ट्रिंग आइडियल पुली का मतलब कि स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शन को हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन अगर स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शन कंसिडर हो तब हम इस कंडीशन को लगाएंगे, वो भी लिख सकते हो, इफ फ्रिक्शन प्रेजेंट, जहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको कराया था लास्ट वीडियो में, वहीं पे कहीं पे इसको आप ऐड कर लेना, फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो पहली बात तो ये है कि उस केस में इस कंडीशन को लगाएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा स्ट्रिंग और पुली के बीच में तो क्या होगा, देन टेंशन विल बी डिफरेंट एट बोथ साइड्स। तो जैसे एक स्ट्रिंग को पुली के साथ यहाँ पे कनेक्ट करके रख देंगे, एक तरफ मास m है और एक तरफ 2m है, तो जनरली हम केस में क्या रहते हैं कि दोनों साइड में टेंशन सेम रहते हैं क्योंकि रोप एक रहती है। बट यहाँ पे क्या होगा कि अगर स्ट्रिंग में फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा पुली के बीच में तो टेंशन दोनों साइड में अलग अलग होगा, एक टेंशन वहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे। इसी सवाल को आपको यहाँ से समझ आ जाएगा जब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा। तो देखो ध्यान से, सवाल में क्या दे, मासलेस स्ट्रिंग वॉन्ड 2.5 टन। तो ये आपको एक इस तरह का सिस्टम यहाँ पे दिया है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ मैं इसको, इस तरह का कंडीशन यहाँ पे दी है, ठीक है, इस तरह की कंडीशन आपको दी है। इसने क्या बोला, कितना टर्न लिया है यहाँ पे, 3D में इसको ऐसे बना लेंगे, 3D में अगर बनाएंगे ऐसे होगा। तो उसने बोला कि 2.5 टन, कितना टर्न लिया, 2.5 का मतलब कुछ ऐसे होगा यहाँ पे। तो एक साइड में तो यहाँ पे मास कहाँ कनेक्ट होगा, नीचे की तरफ, ये कितना मास है m, और एक साइड में कितना कनेक्ट होगा यहाँ पे, ये मुझे दिया है 2m।
ये कहानी थी, 2.5 टन यहाँ पे लिया है। तो देखो मैंने आपसे बोला कि अगर यहाँ पे म्यू फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, ये स्ट्रिंग और ये पुली, तो इसके दोनों साइड में जो टेंशन की वैल्यू होगी अलग अलग होगी। यानी जो ज़्यादा वाला होगा वहाँ पे टेंशन कितना मानेंगे, T2। ज़्यादा वाले का टेंशन कितना माना है, T2। नीचे फोर्स कितना हो जाएगा, 2mg, क्योंकि सिस्टम किस में इक्विलिब्रियम में मूव नहीं कर रहा है, खुद बोला उसने कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे टेंशन कितना होगा, T1, और यहाँ पे कितना होगा, mg। तो ध्यान रखना अगर दोनों केस में स्ट्रिंग और इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा तो टेंशन दोनों केस में अलग अलग होगा, तब एक टेंशन को हम कंसिडर नहीं कर सकते। यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2, सही बात है। तो अब यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ इक्वेशन तो क्या लिखूंगा, बोलो। T1 हो जाएगा मेरे पास mg और T2 मेरे पास कितना होगा, 2mg। ये बात समझ आ रही है मुझे, 1 और 2। अब सवाल है कि म्यू की वैल्यू को कैसे निकालें। तो म्यू को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस दोनों वैल्यू को T1 और T2 की वैल्यू हम क्या रख दें, इसके अंदर रख दें, और हम यहाँ से वैल्यू म्यू की निकाल सकते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। बस ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लो कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो टेंशन अलग अलग होगा, और निकालेंगे कैसे, इस रिलेशन को याद रखना जो म्यू और टेंशन के बीच में अप्लाई होता है। चलिए ये मैं हटा देता हूँ उधर से, ऊपर से, फिर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। म्यू की वैल्यू मुझसे पूछिए तो निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो देखो बस उसको करने से पहले एक बार ध्यान रखना कि अगर मैं इसके अंदर वैल्यू रखूंगा तो मुझे सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितनी थीटा की, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। थीटा के लिए उसने बोला है कि उसने कितना टर्न लिया है, 2.5 टर्न। 2.5 टर्न का मतलब 2.5। तो देखो अगर एक टर्न लेगा तो एक टर्न पे कितना एंगल घूमेगा, 2 पाई, 360 घूमेगा पूरा। अगर 2 टर्न लेगा तो कितना घूमेगा, 4 पाई, 2 टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर 2.5 टर्न लेगा तो क्या होगा, 1 टर्न में अगर 2 पाई है तो 2.5 टर्न में कितना होगा, 2 पाई इंटू 2.5। जितने से इधर मल्टीप्लाई किया उतने से इधर भी करेंगे। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 10। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5। तो 2.5 टर्न में कितना एंगल घूमेगा, ये 5 पाई, इतना एंगल घूमेगा। यानी ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास, ये वैल्यू थीटा की आ गई। थीटा कितना हो गया, 5 पाई। सही बात है, अब ये वैल्यू उसमें रख सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो T2 कितना है यहाँ पे, 2mg। 2mg इक्वल टू T1 कितना है, mg दिया है सिंपल, ये रखेंगे mg, ए की पावर म्यू इंटू थीटा, म्यू, और थीटा कितना दिया है यहाँ पे, दिया 5 इंटू पाई, ये दिया है। अच्छा mg से mg कैंसिल तो कितना बचेगा, 2 इक्वल टू ए की पावर म्यू इंटू 5 पाई, ये दिया है मुझे इतना। दोनों साइड में ln ले सकते हैं, ln लेंगे तो कितना बचेगा, देखो ये आ जाएगा ln 2, और ये बेस में चला जाएगा तो कितना आएगा यहाँ से, म्यू 5 पाई, ये होगा भाई। अगर दोनों साइड में ln होंगे ये वैल्यू साइड में आ जाएगी, और ln e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये इधर बचेगा 2, इधर हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू बचेगी सिंपल यहाँ पे, ठीक है। तो म्यू कितना बचेगा यहाँ से, म्यू आएगा ln 2 डिवाइड बाई 5 इंटू पाई, ये मेरे पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। किस केस में, अगर पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, वो मासलेस आइडियल पुली और स्ट्रिंग नहीं है, उस केस में म्यू कितना बचेगा, ln 2 बाई 5 पाई, ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उसको नोट कर लो। फिर ऐसे एक क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर देखते हैं इसके बाद किस तरह का सवाल आपसे इसके बेस पर यहाँ पे पूछ सकता है। नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। चलिए लिख लिया होगा सबने। तो टेंशन इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे, म्यू की वैल्यू आ जाएगी ln 2 बाई 5, इसी के बेस पे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ मैं। इस तरह का सवाल एक और देख लेते हैं तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी इसके इस तरह के सवाल को करने में, ओके। तो देखो और कैसे पूछ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन आपसे इसी के बेस पे। आपसे ये बोल देगा फाइंड, अच्छा आपको दिया है अ स्ट्रिंग wound at a wooden machine, at wooden machine, string wound at a wooden machine and connected to mass m1 and m2, जहाँ पर m1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है किससे, m2 से, है ना। पुली just start to sleeping, तो string यहाँ पे लिख लो, string just start to sleeping over its surface, किसकी सरफेस है, पुली की सरफेस पे। तो फाइंड रेशियो m1 एंड m2 इफ म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2। म्यू किसके बीच में, स्ट्रिंग और पुली के बीच में। तो दोनों मास कैसे हैं, m और m2 लगे हैं, और आइडियल केस नहीं है यहाँ पे, फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो उस केस में मुझे निकालना है कि m1 और m2 का रेशियो यहाँ पे
क्या होगा, इसकी आंसर की वैल्यू मुझे बताओ। ठीक है, तो wound at a wooden machine connected to mass m1 and m2, एक पुलिस है m1 greater than m2, string just start to slipping over its surface, find a ratio of m1 m2 if mu की वैल्यू कितनी दी है 0.2। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ट्राई किया होगा आपने, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो स्ट्रिंग मुझे दी है वुडन मशीन के ऊपर, तो कहानी कैसे होगी, इस तरीके से होगी। ये कोई वुडन मशीन होगी, यहाँ पे पीछे की तरफ इसको ऐसा एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना, मान सकते हैं ऐसा कुछ होगा। अब देखो अगर इसके ऊपर कनेक्ट है तो ऐसा कनेक्ट होगी स्ट्रिंग, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट होगी ऐसे। देखो ये होगा यहाँ पे होगा ऐसे, और इस तरीके पे कैसे होगा, इधर होगा ऐसे। ठीक है, एक यहाँ पे होगा m और इसको किधर मानेंगे, ये होगा m1 और ये कितना होगा m2, यही कहानी होगी। यहाँ पे टेंशन कितना होगा T1 मान लेते हैं, यहाँ पे टेंशन कितना मान लेते हैं T2, ये होगा m1G, ये कितना होगा m2G। तो टेंशन अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है पुली और स्ट्रिंग के बीच में। अब क्योंकि m1 बड़ा है तो इसका एक्सलेरेशन किधर होगा, नीचे, और ये छोटा है तो ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। ये कहानी होगी यहाँ पे बेसिकली। अब इसको अगर मैं बैलेंस करूँ तो क्या लिखूंगा, देखो यहाँ से लिखूंगा m1G माइनस T1 इक्वल टू m1 इंटू ए, ये लिखेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से क्या लिखेंगे, T2 माइनस m2G इक्वल टू m2 इंटू ए, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये दो कहानी होगी यहाँ से। अब दो इक्वेशन है, मुझे m1 और m2 का रेशियो बताना है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, T2 इक्वल टू T1 ए की पावर म्यू इंटू थीटा, वैल्यू मुझे पता है तो वहाँ पे रख के निकाल सकते हैं वैल्यू। अच्छा देख इसको लिखो आप, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो T2 इक्वल टू T1 ए की पावर म्यू थीटा, ये मैंने बेसिक कंडीशन लिखाई थी, और मैंने बोला था कि यहाँ पे टेंशन उसका आएगा जिसका मास ज़्यादा है ना, इसमें टेंशन की वैल्यू ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो भारी होगा, जो भारी मास होगा उसका टेंशन यहाँ पे रखेंगे। तो वेट यहाँ पे m1 है, तो इसी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, T1 इक्वल टू T2 ए की पावर म्यू इंटू थीटा, ये लिख सकते हैं भाई। क्योंकि हैवी मास यहाँ पे था तो मैंने इसको T1 मान लिया, तो T1 मानोगे तो रिप्लेस कर सकते हैं ना, T1 इक्वल टू T2 ए की पावर म्यू इंटू थीटा। सही बात है। अभी वैल्यू इसमें रख के आंसर देखते हैं क्या आएगा। ये मैं हटा देता हूँ ऊपर से, म्यू की वैल्यू ध्यान रखना कितनी दी है 0.2। अच्छा एक बात और है यहाँ पे, एक बात और ध्यान रखना, वो मैं लिखा देता हूँ। एंगल कितना रखेंगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, म्यू तो दिया है 0.2, थीटा क्या रखेंगे, देखो जब ये पुली इसके ऊपर कनेक्ट होकर आएगी तो ये जहाँ से कनेक्ट होगी पुली, ये वाला, तो ये इसका आधा पार्ट कनेक्ट होगा, आधा वाला पार्ट, तो रोटेशन कितना होगा इसमें भाई। अगर एक सिंगल पुली ऐसे बाउंड करके रखी है तो ये आधा पार्ट कनेक्ट होगा ना कौन से, फिर से यहाँ से कॉन्टैक्ट हट ही जाएगा इस स्ट्रिंग का पुली के साथ। तो अगर पूरा एक टर्न में कितना जाता है 2 पाई, तो हाफ टर्न में कितना जाएगा, हाफ ही तो बाउंड है, ये जाएगा मेरे पास पाई। तो ये वैल्यू किसकी होगी, थीटा की होगी। एक टर्न में 2 पाई, तो हाफ में कितना होगा, टर्न में पाई हो जाएगा इसका हाफ, ये बचेगा पाई। सही बात है। तो थीटा भी मुझे मिल गया और म्यू भी मिल गया। अब देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे, और m1 और m2 का मुझे रेशियो बताना है कितना आएगा। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो ये वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, तो T1 T2 ए की पावर म्यू थीटा, तो T1 मुझे कितना दिया, यहाँ से निकाल सकते हैं T1 इधर आएगा, कितना बचेगा m1G माइनस m1 इंटू ए, तो क्या रखेंगे m1G माइनस m1 इंटू ए, ये होगा T1, और T2 कितना होगा, ये होगा m2G प्लस m2 इंटू ए, और e की पावर कितना होगा म्यू इंटू थीटा। म्यू दिया है 0.2 और थीटा कितना दिया है, मुझे दिया है पाई। यही कहानी है, e की पावर म्यू इंटू थीटा। अब उसने बोला कि जस्ट स्टार्ट टू स्लीपिंग, जस्ट स्टार्ट टू स्लीपिंग का मतलब ये हो कि अभी स्लीपिंग स्टार्ट नहीं हुई, होने वाली है। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर स्टार्ट टू स्लीपिंग है ना, मोशन नहीं हुआ, होने वाला है, तो ये वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, m1G आएगा, ये कितना बचेगा m2G e की पावर 0.2 इंटू पाई, ये आएगा, जी से जी कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू कितनी बचेगी, ये मैं हटा देता हूँ उधर से, तो ये हटा देते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। तो जी से जी कैंसिल, m1 m2, तो यहाँ से m1 बाई m2 का रेशियो कितना आएगा, m1 बाई m2 कितना बचेगा, ये आएगा e की पावर 0.2 इंटू पाई, ये मेरे पास आएगा रेशियो, ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ आई होगी आपको कि T1 और T2 वाले केस में किस तरह क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो m1 m2 का रेशियो कितना आ गया, e की पावर 0.2 इंटू पाई, और ये वैल्यू मुझसे पूछी थी सवाल में, तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप आराम से। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। तो ये था मेरे पास फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ अच्छे सवाल जो मैंने आपको डिस्कस कराए। अभी इसमें 2-3 कैटेगरी के सवाल और रह गए हैं, उनको मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा, फिर उसके बाद ब्लॉक एंड ब्लॉक की प्रॉब्लम लेके आएंगे। और कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट और भी हैं इसमें, जैसे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, वो सारी कहानी भी थोड़ा सा इस नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। हो सकता है थोड़ा छोटा वीडियो बने, बट जो बचा हुआ पार्ट है इसके 2-3 सवाल और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उसके 1-2 सवाल, वो सब उसी के अंदर मैं कवर कर दूंगा। तो एक वीडियो में पूरा लंबा
अगर एक वीडियो पूरा लंबा कर देंगे तो आपको देखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है। तो दोनों को अलग अलग वीडियो में करके 2 पार्ट में करके इसको देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम, फिर उसके बाद और फ्रिक्शन के कुछ मिक्सअप क्वेश्चन हम देख लेंगे, फिर PYQ करेंगे और अपना ये NLM चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप ये नोट करो, इसके बारे में पढ़ो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।